नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक घर पहुंची पोती ने जब पिता को अपनी दादी पर अत्याचार करते देखा तो पोती ने अपने पिता से लिया ऐसा बदला कि अपनी बड़ी सी हवेली के पीछे लगे आम के बगीचे में लगे झूले पर बैठे प्रकाश जी अपनी ही किस्मत को कोस रहे थे कि आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। कहने को तो उनका एक बेटा है जो शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए कमाता है, लेकिन जब से उसने होश संभाला है अपने पिता से नफरत के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन जब तक उनकी पत्नी कमला जी थी तब तक तो वह इस अकड़ में थे कि वह जो भी करते हैं सही करते हैं और सारे लोग गलत हैं। उनकी पत्नी कमला जी, जैसा उनका नाम था, काम भी वैसा ही कुछ था। वह हमेशा अपने पति को समझाती रहती थी कि वह जैसा व्यवहार अपने मम्मी पापा के साथ कर रहे हैं वह गलत है। कमला जी बहुत ही दयालु और संस्कारी महिला थी, इसलिए वह चाहती थी कि उनके पति भी अपने माता पिता की इज्जत किया करें, उन्हें मान सम्मान दिया करें। लेकिन प्रकाश जी तो उन दिनों अपनी जवानी और पैसों का रोब दिखाते थे। उन्हें अपने माँ बाप के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं था। उन दिनों में इस बात से अनजान थे कि वह भी कभी ना कभी अपने माता पिता की उम्र में आएंगे। उन्हें तो अपने पैसों का इतना घमंड था कि वह मानते थे कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे तो उनके पास आज भी हैं, लेकिन वो ही पैसे, बंगला, गाड़ी उन्हें ऐसा लगता है जैसे काट खाएंगे, क्योंकि उनकी बूढ़ी आंखें अब अपने बच्चों की राह देखते देखते पथराने लगी थी। उनका ध्यान हमेशा मेन गेट की तरफ ही रहता था। कई बार वे दौड़कर सड़क पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे वे सड़क पर खड़ी होकर उनका इंतजार करते रहेंगे तो उनके बच्चे तुरंत ही उनके पास आ जाएंगे। अब उन्हें वह हर पल याद आता है कि कैसे उनके माता पिता उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते रहते थे। उनकी पत्नी उन्हें उनके माता पिता से मिलने के लिए मनाती रही, लेकिन उन्हें तो शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी और पैसों के सामने किसी के मन की तड़प ही ना दिखाई देती थी और ना ही सुनाई देती थी। परंतु प्रकाश जी इस बात से बेखबर थे कि उनका बेटा मोहित, जो अभी इस स्कूल जाना शुरू किया है, वह अपनी दादा दादी की तड़प और अपने पिता की अकड़ दोनों ही चीजों को महसूस कर रहा था। मोहित जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वह अपने माता पिता के खिलाफ अपनी दादा दादी के पक्ष में आवाज उठाने लगा। मोहित का अपने प्रति रूखा व्यवहार देखकर प्रकाश जी ने उसे हॉस्टल भेज दिया, लेकिन मोहित की जान तो उसके दादा दादी में बसती थी। वह उन्हें छोड़कर कभी भी हॉस्टल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जबरदस्ती हॉस्टल भेज दिया और उसे कहा गया कि उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसे हॉस्टल जाना ही होगा। बेचारा छोटी सी उम्र में ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे मजबूरन अपने दादा दादी को छोड़कर हॉस्टल जाना पड़ा। मोहित की हॉस्टल जाते ही उसके दादा दादी उसकी याद में दिन रात आंसू बहाते, क्योंकि उनके बुढ़ापे का सहारा तो मोहित ही था जिसे उनसे दूर कर दिया गया था। एक दिन मोहित के दादा दादी मोहित से मिलने के लिए सुबह सुबह निकल गई। ये बात जब प्रकाश जी को पता चली तो उन्होंने उसके हॉस्टल के गार्ड को ढेर सारे पैसे देकर उन्हें मोहित से ना मिलने देने के लिए कह दिया। बेचारे दिन भर सफर करने के बाद जब वह मोहित के हॉस्टल पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें मोहित से नहीं मिलने दिया, और जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दे डाली। उस बीच बहुत शोर शराबा और धक्का मुक्की हुई। तभी किसी ने उस समय की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दी। उसके कुछ देर बाद ही वह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। फिर उसी व्यक्ति ने एक वीडियो और डाली जिसे मोहित के दादाजी को उसके हॉस्टल से निकालते ही रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया और वह इस भरी दुनिया में उसकी दादी को अकेला छोड़कर चल बसे। वह वीडियो भी पहले वीडियो की अपेक्षा ज्यादा वायरल हुई और वह वीडियो मोहित तक भी पहुंच गई।
मोहित ने तो जब वह वीडियो देखी तो बेहोश ही हो गया। उसके दोस्तों ने उसके मुंह पर पानी छिड़का और उसे होश में लाए। फिर मोहित को लेकर उसके घर गए। मोहित जब अपने घर गया तो उसने जो दृश्य देखा वह तो उसकी सोच से परे था। उसने देखा उसके पापा अपनी माँ को बुरी तरह से डांट रहे थे कि तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया को शर्म नहीं आई मेरे बेटे की हॉस्टल जाते हुए? क्यों गए थे वहां? क्या काम था तुम दोनों को? मेरे बेटे को शांति से घर में नहीं रहने दिया। तुम्हारी काली छाया उन पर ना पड़े इसलिए तो मैंने उसे तुम दोनों से दूर भेज दिया था। लेकिन बेशरम कहीं के, मनहूस जाहिल गवार, मेरा बेटा इतनी अच्छी जगह में इतने महंगे स्कूल और हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है और तुम दोनों बेवकूफों की तरह उससे मिलने चले गए, वो भी मुझे बिना बताए। आज इस बुढ़े की मौत की जिम्मेदार भी तू है, समझी? दोनों एक ही साथ भगवान के पास क्यों नहीं चले गए? अब बोझ बनकर मेरे सिर पर चढ़कर तांडव करेगी? अब और कितना जीने का शौक है तुझे? अब सकूनी कहीं की बुढ़िया, तुझे तो माँ कहने में भी मुझे शर्म आती है। निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी तेरे बारे में पूछेंगे तो कह दूंगा कि पापा की मौत का गम बर्दाश्त ना कर पाने के कारण पागल हो गई और पता नहीं कहाँ चली गई। कहते हुए उन्होंने अपनी माँ को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। उनकी माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर रोती रह गई कि उनके पति के अंतिम संस्कार होने तक तो उन्हें अपने घर में रहने दे, फिर वह खुद ही उसका घर छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन प्रकाश जी तो घमंड के नशे में चोर थे। उन्हें उस समय सही या गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी माँ को उसी समय धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और मेन गेट बंद कर दिया। उसकी माँ रोती गिड़गिड़ाती रही और बोली, बेटा मुझे कुछ दिन के लिए तो इस घर में रहने दे, बेटा बेटा गेट खोल दे, कहकर वह गेट को खटखटाती रही। प्रकाश जी ने जब बहुत देर तक गेट नहीं खोला तब उनकी माँ कटोरी जी वहां से उठी और आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। चलते चलते वह कई बार कभी छोटी गाड़ी तो कभी बड़ी गाड़ी वालों के सामने आ जाती तो उस गाड़ी के ड्राइवर उन्हें गालियां देते और कहते, बुढ़िया तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो मेरी गाड़ी के सामने मरने के लिए आ गई? अरे तुझे मरना ही है तो किसी नदी नाले में जाकर डूब मरना, मुझे क्यों फंसाना चाहती है? उन लोगों की गाली का भी कटोरी जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस समय वह सचमुच अपना होश खो बैठी थी। अब उन्हें ना तो जीने का लालच था न मरने का भय, इसलिए वह सीधे एक नदी के किनारे चली गई। उनके पीछे पीछे मोहित और कुछ उसके दोस्त भी थे। कटोरी जैसे ही उस नदी में छलांग लगाने वाली थी, मोहित और उसके दोस्तों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, दादी ये आप क्या करने जा रही थी? जिस भगवान ने हमको और आपको जन्म दिया है तो मृत्यु देने का अधिकार भी उन्हीं को है। हम और आप कौन होते हैं उनका ये अधिकार छीनने वाले? कटोरी जी के कानों में तो अपने बेटे के द्वारा कहे गए शब्द ही गूंज रहे थे। मोहित के अपने बने भरे शब्द सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। मोहित ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और सांत्वना दी कि अब उन्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब वह उनका पूरा ध्यान रखेगा। उसने अपनी दादी को एक वृद्धाश्रम में रखवा दिया और उनका सारा खर्च अपने पापा से अपने लिए कहकर मंगवाता और उनके लिए पूर्ति करता। जब कटोरी जी उस घर से चली गई तब प्रकाश जी ने अपनी पत्नी कमला को उसके मायके से कहकर बुलवा लिया कि पिताजी की मृत्यु हो गई है और पास पड़ोस के लोगों को भी बुलाया। बाद में मोहित को भी रोते हुए बताया कि उसके दादाजी की मृत्यु हो गई है, आना चाहे तो ही आए, वरना जरूरी नहीं है क्योंकि जाने वाला तो चला गया। मोहित ने उस समय तो अपने पापा से कुछ नहीं कहा। मोहित अपने घर आया और अपने दादाजी को मुखाग्नि उसी ने दी। समाज के लोग उसे कहते रह गए कि अधिकार उसके पिता प्रकाश जी का है, उसके पिता को मुखाग्नि देने दो। लेकिन मोहित ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वह अपने दादा और दादी से बहुत प्यार करता था और अपने पिता को तो उसी दिन मरा हुआ मान लिया था जिस दिन उन्होंने उसके दादा दादी को
उससे नहीं मिलने दिया था, क्योंकि जब उस गार्ड ने भी इसको वीडियो देखा तब उसने खुद रोते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली थी कि चंद पैसों के लालच में उसने ही उनके पोते से मिलने नहीं दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। जब मोहित ने गार्ड से सारी सच्चाई पूछी तो उसने सारी बात सही सही बता दी कि प्रकाश ने ही उसे पैसे दिए थे कि उन्हें बेटी से उन बूढ़े बुढ़िया से ना मिलने दिया जाए। लेकिन ये बात मोहित ने उस समय सबके सामने कुछ नहीं कही। उसने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी दादाजी की आत्मा की शांति के लिए किया, क्योंकि कटोरी जी ने तो मोहित से ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके नालायक और स्वार्थी बेटे के गंदे हाथ उसके पिता के शरीर को भी छुएं। मोहित ने भी अपनी दादी को दिया हुआ वादा पूरा निभाया और अपने दादाजी के सारे क्रियाकर्म करके वापस अपनी दादी के पास चला गया। दादी ने उसे अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर बहुत देर तक रोती रही। फिर मोहित ने उन्हें समझाया कि जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, परंतु आगे का जीवन हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। इसके लिए कोई बेहतरीन सा उपाय ढूंढना होगा। तभी मोहित को याद आया कि दादी को वकालत की पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी शादी कम उम्र में हो जाने के कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। इसलिए उसने कटोरी जी के लिए सबसे पहले चश्मा बनवाया और वकालत की किताबें खरीद कर लाकर उन्हें दे दी और वहाँ के मैनेजर को समझा दिया कि मेरी दादी की हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आना चाहिए। मैनेजर ने उसे पूर्ण आश्वासन दिया कि उन्हें कोई अड़चन नहीं आएगी, उन्हें जैसा समय मिलेगा अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकती हैं। उधर मोहित की माँ मोहित के बदले रवैये से परेशान रहती थी कि वो हमेशा अपने बेटे के बारे में ही सोचती रहती थी। अब वह भी धीरे धीरे बीमार रहने लगी। प्रकाश जी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते। ऐसे ही एक दिन उनकी रिपोर्ट आने पर पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है और उनका कैंसर 3rd स्टेज चल रहा है। अब कमला जी के पास बहुत कम समय बचा था। ये रिपोर्ट सुनते ही प्रकाश जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे पानी बिना मछली की होती है। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद अचानक से कैंसर जैसी बीमारी से कुछ ही दिनों बाद कमला जी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कमला जी की मृत्यु होते ही प्रकाश जी बौखला गए और उन्होंने उस डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उन दिनों कटोरी सुप्रीम कोर्ट की जज बन चुकी थी और एक सच्चा जज वही होता है जो निष्पक्ष न्याय करे। प्रकाश जी के केस में भी वही हुआ था। डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही कमला जी की जान गई थी। इसलिए कटोरी जी ने प्रकाश के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन अपनी मां को जज के रूप में देखकर प्रकाश जी तो हक्के बक्के रह गए। जैसे ही जज की कुर्सी पर अपनी मां को बैठा देखा, वह तो समझ गए थे कि वह पक्का केस हार ही जाएगा, क्योंकि उसे डर था कि उसने जिस तरीके से अपनी मां को अपमानित करके घर से निकाला था तो वह उसका बदला तो जरूर लेंगी। लेकिन अब फैसला उसके पक्ष में आया तो वह अपनी मां के फैसले पर खुश हो गया। उसे लगा मां ने मुझे अपना बेटा समझकर माफ कर दिया है, इसलिए फैसला भी मेरे ही पक्ष में दिया है। जैसे ही कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई, कटोरी जी अपने असिस्टेंट लोगों के साथ वहां से जाने लगी तो प्रकाश जी उनके पीछे पीछे दौड़कर आए और बोले, माँ क्या आपने मुझे पहचाना नहीं या पहचानना नहीं चाहती? कटोरी जी उनकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ती ही रही तो प्रकाश जी उनसे भी आगे दौड़ कर आ गए और वह जब कार में बैठने ही वाली थी तो उनके पैर पकड़ लिए। कटोरी जी अपनी असिस्टेंट से बोली, रमन, ये महान भाव कौन है? मैं नहीं जानती। अगर तुम जानते हो तो पूछो कि ये क्या चाहते हैं। मुझे कहीं और जाना है, देर हो रही है। रमन बोला, मैडम, ये वही शख्स है जिसका फैसला आपने अभी अभी सुनाया है। कटोरी जी बोली, हाँ ठीक है, ये महाशय जो भी होंगे ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बात तुम सुन लो, मुझे देरी हो रही है। कहकर कटोरी जी कार में बैठी और चली गई। प्रकाश जी उन्हें देखते ही रह गए।
तब से आज तक प्रकाश जी सिर्फ अपने किए पर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिस बेटे के लिए उन्होंने जीवन भर कमाया उसने अपने मन से अपनी शादी कर ली, लेकिन अपने माता पिता को उस खुशी में शामिल नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उसकी दादी ही उसकी शादी में परिवार के नाम पर थी। शायद प्रकाश जी को भी विश्वास था कि शादी के बाद तो उनका बेटा उनसे आशीर्वाद लेने और उनकी बहू से मिलवाने लेकर आएगा, लेकिन वह उनके पास नहीं गया, सिर्फ अपनी दादी का ही आशीर्वाद लिया। अब प्रकाश जी के जीवन में इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं था। जब से प्रकाश जी ने अपनी माँ को जज के रूप में देखा था, उसे मिलने की तड़प और अधिक बढ़ गई थी, लेकिन माँ का वह रूप भी उन्होंने देख लिया था कि किस तरह उन्होंने कोर्ट के बाहर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। उन्हें वह दृश्य वापस लौट कर आता दिखाई दे रहा था, जैसे उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। अब प्रकाश जी दिन ब दिन डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे थे। वह कभी किसी को भी कुछ भी कहते रहते थे। ऐसे ही एक दिन प्रकाश जी ने अपने घर से 3 घर छोड़कर एक के घर में बड़े बड़े पत्थर से मारना शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में उस घर वाले को समझ में नहीं आया कि किसने पत्थर मारे हैं। उस दिन तो वह लोग शांत रहे, लेकिन अब तो प्रकाश जी को ज्यादा उदासी और बेचैनी के कारण डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे। लेकिन वह कभी किसी के घर पर तो कभी किसी के घर पर पत्थर की बरसात करने लगे। उनकी रोज रोज की ऐसी शरारत से तंग आकर आस पड़ोस के लोग भी सभी लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और प्रूफ के तौर पर उनका वीडियो भी बना लिया और उन पर केस कर दिया। केस फिर से अदालत में गया। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार पिछली बार मेरी माँ ने मेरे पक्ष में फैसला दिया था, इस बार भी वह जरूर मेरे ही पक्ष में फैसला सुनाएंगी, क्योंकि मैं उनका बेटा जो हूँ। उन्हें अपनी जज माँ का बेटा होने का बड़ा घमंड था, लेकिन उनकी माँ कटोरी जी जैसे ही जज की कुर्सी पर बैठी, प्रकाश जी तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि न्याय तो उन्हीं को मिलने वाला है। लेकिन ये क्या, कटोरी जी ने सारी दलीलें सुनी और उसके आधार पर जब उन्होंने फैसला उनके पड़ोसियों के पक्ष में सुनाया तो प्रकाश की तो हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें फिर से डिप्रेशन के दौरे आने लगे। उसने कोर्ट के अंदर ही अपनी माँ कटोरी जी को खूब भला बुरा कहा और थोड़ी ही देर में उनका क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि वह अपनी माँ को जान से मार डाले कि उनके लिए पीछे दौड़ पड़ी। वहां उपस्थित पुलिस वालों ने प्रकाश जी को पकड़ा और 2-4 चपत उनके गाल पर लगाई। तब वे शांत हुए। कटोरी जी को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक दोस्त ने उन्हें ऐसे दर्दनाक समय में दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था और आज अपने लिए उसी माँ से दया और प्रेम की आशा रखता है। कटोरी जी ने भी अपने मन की भड़ास निकालने के लिए उसके दोनों गालों में 2-2 थप्पड़ लगाए। जब कटोरी जी ने उसे थप्पड़ लगाए तो वह एकदम शांत हो गया और रोते हुए अपनी माँ के चरणों में अपने माथे को टिकाते हुए बोला, काश माँ, ये थप्पड़ आपने मुझे तब मारे होते तब मैंने आप दोनों का पहली बार अपमान किया था। लेकिन आप तो महान हो माँ। मुझ जैसी नालायक बेटी द्वारा आपका कई बार अपमान किया गया, लेकिन आपने मुझे सुधारने के कई मौके दिए, परंतु मैं तो उन दिनों अपने पैसों के घमंड में इतना मस्त था कि मुझे आपका सुख दुख कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैंने जानबूझकर अपने बेटे मोहित को आप लोगों से दूर करने के उद्देश्य से ही हॉस्टल भेजा था, ताकि वो आप लोग उसे ना मिल सको। और उस गार्ड को पैसे भी मैंने ही दिए थे कि वह आप लोगों को मोहित से ना मिलने दे। मेरी गलती के कारण ही पापा की जान गई और मैंने आपको उसका गुनहगार कहकर अपने घर से निकाल दिया। जिस समय में मैं आपको मेरे सहयोग और प्यार की जरूरत थी, उस समय मैंने आपको बेसहारा कर दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। इस प्रकार वे अपनी गलती स्वीकार करके अपनी माँ से बार बार माफी मांग रहे थे। वहीं बहुत से रिपोर्टर भी मौजूद थे और उन्हें प्रकाश के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। वह वीडियो मोहित ने भी देखा और अपने पिता की सच्चाई
जब उनके ही मुंह से सुनी तो उसी दिन से वह उनसे बहुत नफरत करने लगा। प्रकाश को पुलिस वालों ने 10 साल की सजा मिलने पर जेल में डाल दिया। 10 साल तक प्रकाश जी अपनी माँ और बेटे की एक झलक पाने के लिए तरस गए थे, लेकिन उनसे मिलने जेल में कोई नहीं गया। उसी दौरान एक दिन कटोरी जी को दिल का दौरा पड़ने के कारण कुछ वृद्ध आश्रम में ही उनकी मौत हो गई। मोहित ने उनका अंतिम संस्कार किया और अपनी पत्नी मीरा के साथ अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवाकर चला गया ताकि उसके पिता उससे कभी भी ना मिल सके। लेकिन मीरा को इतना मालूम था कि उसके पति के पिता हैं, लेकिन वह कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वह नहीं जानती थी, क्योंकि उसने जब जब मोहित से उसके परिवार वालों के बारे में पूछा तो उसने यही कहा कि वह एक अनाथ लड़का है, उसकी दादी वृद्ध आश्रम में रहती है तो जज है, लेकिन वह भी कुछ दिनों पहले स्वर्ग से धार गई, इसलिए वह कुछ खोया खोया सा रहने लगा था। लेकिन मीरा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसने अपने पति को कुछ ही दिनों में इधर उधर की बातें करके कहीं घूमने लेकर जाती। इस प्रकार उसे खुश रखने की कोशिश करती ताकि वह खुश रह सके। मीरा ने जल्दी ही उसके दिमाग ठीक कर दिया। एक दिन एक बूढ़ा सा आदमी, जिसकी दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे, बाल भी अस्त व्यस्त बिखरे हुए लंबे लंबे थे, उसने मोहित के घर का गेट खटखटाया। उस दिन मोहित घर पर ही था और मीरा अपने पड़ोसी के घर पूजा में गई थी। उस आदमी को देखकर मोहित बोला, आप कौन हो बाबा, और आपको किससे मिलना है? तब वह आदमी बोला, बेटा, मैं तुम्हारा पिता प्रकाश हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मोहित ने उन्हें गौर से देखा तो वह समझ गया कि वह उसी के पिता हैं। मोहित उनके ऊपर जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना वॉचमैन को बुलाकर थपकी मारकर यहाँ से निकलवा दूंगा। प्रकाश जी मोहित के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगे कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हारे लिए ही किया था। मोहित बोला, अच्छा, मेरे दादा दादी को तकलीफ देकर अपनी इच्छा पूरी की और कह रहे हो मेरे लिए किया था? स्वार्थी कहीं के, जिन्होंने आपको जन्म दिया उनकी इज्जत करना नहीं जाने तो मैं क्यों करूं आपकी इज्जत? और आप कह रहे हैं ना कि मेरे लिए मेरे दादा दादी को तड़पाया था, तो नहीं चाहिए मुझे आपकी ऐसी कोई मदद, ना ही कोई प्यार। जाइए यहाँ से अभी के अभी, वरना मेरे हाथों कुछ भी अनर्थ हो जाएगा। कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। प्रकाश जी को अपना वही दिन याद आ गए जिस दिन उन्होंने भी अपनी माँ को घर से बाहर निकालकर ऐसे ही दरवाजा बंद कर दिया था। उन्होंने मन ही मन सोचा और बुदबुदाया, सच कहते हैं लोग, इतिहास दोहराता है तो आज इतिहास मेरे साथ भी दोहरा रहा है। कहकर प्रकाश जी वहां से उठकर जाने लगे। तभी मीरा अपने पड़ोसी के घर से उठकर अपने घर वापस आ रही थी कि उसने देखा कोई बाबा जी आंखों में आंसू लिए उनके घर के दरवाजे से वापस से जा रहे हैं और मोहित गुस्से में तेज तेज कदमों में अंदर जा रहा है। वह कभी उस बाबा जी को देखती तो कभी अपने पति को देखती। वह दौड़कर अंदर गई। मोहित अपने कमरे के अंदर जा चुका था और तकिए में मुंह छुपाए रो रहा था। उसने उसे देखा और चुपचाप बाहर निकल गई और दौड़कर वहां जाकर उस बाबा जी को आवाज लगाई। तब तक प्रकाश जी ज्यादा दूर तक नहीं गए थे। वह उनके पास गई और बोली, बाबा जी, आप कौन हैं और क्यों रो रहे हैं? तो प्रकाश जी ने सारी बातें मीरा को बता दी और ये भी कहा कि मेरे बेटे मोहित का मुझ पर नाराज होना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने गलती ही उतनी बड़ी की है, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। 10 साल की सजा से मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मेरे बेटे के मुंह मोड़ लेने से हुई है, लेकिन मुझे अभागे के साथ ऐसा होना ही चाहिए। क्या करूं, मैंने गलती ही वैसी की है तो भोगना तो मुझे ही पड़ेगा। कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। अपने ससुर जी के मुंह से अपनी गलती स्वीकार करता देख मीरा के मन में उनके प्रति सहानुभूति के भाव जग गए। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेगी। उसने घर जाकर मोहित से कहा, मोहित,
मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मोहित ने कारण पूछा तो उसने कह दिया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और मीरा ने अपने ससुर को एक सैलून में ले जाकर अच्छे से उनका बाल कटवाए और एक होटल में ले जाकर नहाना धुलवाकर खाना खिलाकर उनके पुराने हवेली नुमा घर में लेकर गई। वहां उसने 4 मजदूर लगाकर साफ सफाई करवाई और प्रकाश जी के रहने खाने की पूरी व्यवस्था करके वापस अपने घर चली गई और अपनी माँ को फोन करके सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि अगर मोहित उनकी तबीयत के बारे में पूछे तो वह उनसे कह दे कि सच में उनकी तबीयत खराब थी। अब तो अपनी बेटी के द्वारा ऐसे नेक काम किए जाने पर उसकी माँ का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया था। पहले मीरा हर वीकेंड में मोहित के साथ कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाया करती थी, लेकिन अब वह हर वीकेंड में अपनी माँ के घर जाने का कहकर निकल जाती थी, वो भी अकेली, और मोहित को घर पर ही छोड़ देती थी और वह अपने ससुर के घर चली जाती उनका हालचाल पूछने। अपनी बहू का साथ पाकर प्रकाश जी एकदम खुश हो जाते। अब वह हर वीकेंड पर अपनी बहू का इंतजार रहता और वह हर बार यही आशा रखते कि बहू के साथ बेटा भी आए, लेकिन बेटा को ना पाकर उनके मन के एक कोने में सूनापन बना ही रहता। उधर मोहित को संदेह होने लगा कि मीरा हर वीकेंड को मुझे छोड़कर कहाँ जाती है। उसने उसका पीछा किया तो पाया कि वह अपने ससुर जी के घर जाती है। अब प्रकाश जी पहले की तरह खुश रहने लगे हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उस समय तो वह चुपचाप घर वापस आ गया, लेकिन मीरा जब शाम को वापस घर आई तो मोहित बोला, मीरा तू आज कहाँ गई थी? मीरा हंसकर बोली, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। मोहित बोला, तुम्हारी सहेली तुम्हारी हम उम्र की है ना, कि तुम्हारे से उम्र में बड़ी है? मीरा बोली, हाँ थोड़ी बड़ी है। मोहित बोला, थोड़ी बड़ी है या बहुत बड़ा है? आपका कहने का मतलब क्या है? मीरा थोड़े गुस्से में बोली तो मोहित भी उससे ज्यादा गुस्से में बोला, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मीरा, मुझे सब पता है तुम हर वीकेंड को कहाँ जाती हो। हाँ जब पता है तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही हूँ ना, तुम्हारे पिता की मदद करने ही जा रही हूँ। अरे कैसे बेटे हो तुम? पापा जी ने मुझे सारी बात बताई है, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अगर उन्हीं की तरह आप और मैं भी करने लगेंगे तो उनमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा? अरे मैं तो पराए घर से आई हूँ और आप तो उनके अपने बेटे हो। उनकी हालत पर आपको तरस नहीं आया? मैंने देखा है आप बेउस दिन तक तकिए में मुंह छुपाए कैसे रो रहे थे, वही हालत पापा जी की भी है। अरे हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं। हमें भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम झुक जाएं, जिससे किसी को खुशी मिल सकती है। तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा नहीं होने वाला है। मोहित ने भी अपनी पत्नी की बात को बहुत ध्यान से सुनी और सोचा क्यों ना मानवता के नाते ही सही थोड़ा झुक जाया जाए, क्योंकि हमने देखा है फलदार वृक्ष के ऊपर पत्थर मारने पर जब वृक्ष मीठे फल देता है ना, कि पत्थर के बदले पत्थर। इसलिए हम भी बूढ़े और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। यही सोचकर दोनों पति पत्नी प्रकाश जी के घर गए। वहां जाकर देखा तो प्रकाश जी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने जब अपने बेटे को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनमें फिर से जीने की आशा जाग रही है। उन्होंने खुश होकर इतना ही कहा, बेटा मेरी बहू बहुत ही संस्कारी और गुणवती है, इसका दिल कभी मत दुखाना और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना, और मैंने जो गलतियां की हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अपने बेटे की गोद में ही उन्होंने अंतिम सांसें दी और अंत में कहा, कमला मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अपने पिता के चले जाने से मोहित फूट फूट कर रोने लगा। मीरा ने उसे सांत्वना दी और अपने बच्चों को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।